नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी भावना के साथ जनमत की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जनमत में एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज से आज जनमत की शुरुआत कर रहे हैं। खबर नूह से आ रही है, जहां हिंदुओं पर हुआ है जिहादी हमला। जिहादियों के हमले में जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब तक 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिहादियों ने गाड़ियों में आग लगाई है, यानी आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। और ये पूरा मामला गांव मुंडका का बताया जा रहा है, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पर जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। हरियाणा के नूह जिले के गांव मुंडका और राजस्थान के हाजीपुर गांव के बीच आज के दिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर यानी पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला किया। देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी शुरू हो गई। इस घटना में 3 लोगों के अब तक जो खबर आ रही है 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। 2 वीडियो सामने आए हैं और इन दोनों ही वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी के बीच दर्जनों युवक शोरगुल करते नजर आ रहे हैं। आग की लपटों में घिरे हुए वाहन नजर आ रहे हैं। दू दू करते हुए ये वाहन जल रहे थे। और जब ये घटना घटित हो रही थी तो उस वक्त जिहादियों ने बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमला कर दिया। घटना के दौरान चारों तरफ हड़कंप मच गया। इधर उधर लोग भागते हुए नजर आए। सूचना मिलने पर हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने फिलहाल मोर्चे को संभाला, स्थिति काबू में की गई। झड़प के बाद सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई थी, जिसे पुलिस ने हटा दिया है। और जिहादियों के हमले से हरियाणा के रहने वाले चुन्नीलाल, गोपाल, बबली, लेखराम, नेमचंद, बच्चू, बीर सिंह, ये सभी हिंदू हैं, नाम देख लीजिए, ये सभी घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल्ड है, लेकिन हालात पर प्रशासन ने नजर बनाए रखी हुई है। दोनों राज्यों की पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से अब तक जो स्थिति है ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल्ड है। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बॉर्डर क्षेत्र में तनाव का माहौल है इस पूरी घटना के बाद से, और आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी पुलिस ने नजर बनाए रखी है। पुलिस ने पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया। स्थिति कंट्रोल्ड है और जानकारी ये कह रही है कि जो घायल हैं फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। और यहां पर जिहादियों ने हिंदुओं पर बड़ा हमला किया। और आइए इस बड़ी खबर के बाद आपको उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जिसने सियासत को इस वक्त खूब सरगर्म कर रखा है। बिहार चुनाव सिर पर है और इससे पहले हो रही एसआईआर की प्रक्रिया, जिसे लेकर विपक्ष खूब हो हंगामा कर रहा है। मॉनसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही एसआईआर प्रक्रिया जिसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आईने पर लगी हुई धूल कुछ इस कदर साफ की कि विपक्ष का जो फॉल्स नैरेटिव फैलाने का षड्यंत्र था उस पर यह बड़ी चोट माना जा रहा है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट को क्लीन करने का प्रोसेस है, इस पर सुनवाई शुरू हुई। 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर आज ये कह दिया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह वही आधार है जिसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था और इसे लेकर ही बार बार हंगामा किया जा रहा था कि ये जो 11 दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया। लेकिन आज
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कह दिया कि आधार को नागरिकता का संपूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसे सत्यापित करने की जरूरत है और चुनाव आयोग का जो रुख है वो पूरी तरह से सही है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही आधार कार्ड है जब आज से ठीक 3.5 साल पहले जब इसी आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की बात हो रही थी तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, कह रहा था कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं कहा जा सकता, ये तो पहचान का प्रमाण है। उस वक्त और 3.5 साल के बाद के वक्त में जिस तरह से पूरी प्रक्रिया, विपक्ष के सोचने समझने की प्रक्रिया, विपक्ष की राजनीति करने की, सहूलियत की राजनीति करने की प्रक्रिया ऐसे बदली कि अब उसी आधार को लेकर ये एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि क्यों नहीं इसे शामिल किया गया। लेकिन आज जो बात 3.5 साल पहले विपक्ष कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उसी बात को सामने रखा और कहा कि बिल्कुल आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह विपक्ष के लिए करारा झटका है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कोई ना कोई प्रमाण तो आपको देना होगा। प्रमाण देने से डरना क्यों? यहां पर भी जब विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है तो वोट चोरी से बचने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है और इस प्रक्रिया के तहत ही प्रमाण देना भी इसका अनिवार्य अंग है। इन सब के बीच कार्रवाई के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल जब आज कोर्ट के समक्ष पेश हुए तो उन्होंने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं और यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, ये सही किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये एक मसौदा है, फाइनल लिस्ट आनी अभी बाकी है। हाल ही में सीवान जिले में मिंता देवी का मामला भी सामने आया था, जहां उनकी उम्र 34 वर्ष होने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र 125 वर्ष बता दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। शीर्ष अदालत ने आगे क्या कुछ कहा ये हम आपको बताएं, लेकिन मिंता देवी के मसले में भी चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया कि गलतियां हो जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों के सुधार की गुंजाइश है क्योंकि ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और चुनाव आयोग के तरफ से दी गई ये तमाम दलीलें क्या विपक्ष के इस हंगामे पर रोक लगाएगी या 17 अगस्त को विपक्ष एक बार फिर से जब बिहार में सड़कों पर उतरेगा तो अपने लिए एक नैरेटिव, एक परसेप्शन तैयार करके बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी करेगा। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कैसे बरपा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। यही हाल आजकल हमारे देश के विपक्ष का है। दिन में हंगामा करना, सड़क पर प्रदर्शन करना और संसद की कार्यवाही रोकना, और जैसे ही शाम ढलती है उनकी महफिलें होटलों में सजने लगती है जहां जमकर पार्टी होती है। फिर अगली सुबह एक नए एजेंडे के साथ विपक्ष नई वेशभूषा और नए बैनर में फिर सड़क पर उतर आता है। इस समय हमारा विपक्ष बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहा है। उनका मकसद है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए, और ये विरोध सिर्फ सदन और सड़क ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सीधा सवाल पूछा है कि आप इसका विरोध कर रहे हो तो ये बताओ कि ये प्रक्रिया संविधान सम्मत है या नहीं, इसे जारी रखें या रोक दें। इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने 12 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा उठाया
तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लिस्ट अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। जिसका नाम कटा है वो दावा करे और अपना नाम जुड़वाए। लेकिन विपक्ष को ड्राफ्ट लिस्ट में कटे 65 लाख लोगों के नाम पर हंगामा करना है, लेकिन सुधार नहीं करवाना। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपका नाम लिस्ट से हटा है तो आप जुड़वाएं। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के उस हंगामे के बारे में जिसने संसद की कार्यवाही को प्रभावित किया है। सोमवार को विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने संसद में हंगामा किया। महुआ मोइत्रा की नाटकीय अदाकारी दिखी, अखिलेश यादव का फिटनेस दिखा, लेकिन आज फिर विरोध प्रदर्शन करने प्रियंका गांधी समेत इंडी गठबंधन के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी की तस्वीर और नाम वाली टी शर्ट पहनकर पहुंच गए। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिहार के सिवान जिले में एक महिला का नाम मतदाता सूची में पहली बार 124 वर्ष की उम्र के साथ दर्ज हो गया। यह गलती ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई थी, जबकि महिला की वास्तविक उम्र केवल 35 वर्ष है। बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ ने स्वीकार किया कि यह डेटा एंट्री की गलती थी और इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि विपक्ष का असली मकसद क्या है। सिर्फ एक ह्यूमन एरर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना और उसे रद्द कराने की मांग करना, जबकि गलती स्वीकार कर ली गई है और सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष को तो बस हंगामे के लिए मुद्दा चाहिए, संसद की कार्यवाही रोकने के लिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, पूरे काफिले के साथ सड़क पर उतरते हैं और कहते हैं कि उन्हें शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग वही वोटर लिस्ट शुद्ध कर रहा है तो यही लोग उसका विरोध करने लगते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी कर रही है। हकीकत तो ये है कि कुछ दिन पहले विपक्ष द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन का समाधान ही एसआईआर है और चुनाव आयोग इसे हर हाल में पूरा करेगा। विपक्ष को अपने अवैध और घुसपैठिए बांग्लादेशियों के वोट कटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है, क्योंकि ये लोग उन्हीं घुसपैठियों के वोट के मार्जिन से चुनाव जीतते थे, जिन्हें अब चुनाव आयोग लिस्ट से बाहर कर रहा है। 30 सितंबर को बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि फाइनल लिस्ट में कितने नाम हटते हैं और कितने जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विपक्ष इसे लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई बता रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम परिस्थिति है, ऐसा लग रहा है कि ये कुर्सी बचाने की लड़ाई है। और यही वजह है कि बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर को लेकर अभी से ही राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया ने जब 65 लाख से ज्यादा फर्जी या अनरजिस्टर्ड वोटर्स का खुलासा किया, तो ये लोकतंत्र में वोट बैंक की घुसपैठ का सबसे ताजा और बड़ा प्रमाण बनकर सामने आया। ये महज आंकड़े नहीं है, ये उस सुनियोजित नेटवर्क का पर्दाफाश है जिसमें राजनीतिक संरक्षण, नकली दस्तावेज और तुष्टीकरण की राजनीति ने लोकतंत्र की जड़ों में दीमक डाल दी। अब यही सवाल पश्चिम बंगाल पर भी मंडरा रहा है, जहां ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर के नाम से ही असहज हो उठी है। आईएएम के शोध ने चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है। 2024 की मतदाता सूची में करीब 1 करोड़ अतिरिक्त नाम यानी 13.69% का वोटर इन्फ्लेशन है। और ये अतिरिक्त नाम कोई रहस्य नहीं है, ये वही अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जिन्हें वर्षों से वोट बैंक के रूप में बसाया गया, संरक्षित किया गया। ममता बनर्जी एनआरसी और डिटेंशन कैंप का विरोध करते हुए इसे बंगाली प्रवासियों का मामला बताती हैं, पर असलियत यह है कि पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पिछले 3 वर्षों में
2688 बांग्लादेशी वापस भेजे गए और ये संख्या हिमशैल का केवल ऊपरी हिस्सा है। बीएलओ को चेतावनी देने, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला करने और गुजरात से वोटर लिस्ट बनने जैसे आरोप दरअसल उस सच्चाई को ढकने की कोशिश है जिसे अब डेटा और तथ्य बेनकाब कर रहे हैं। बंगाल में 22 साल बाद एसआईआर होने जा रहा है। सोचिए, 22 सालों के बाद एसआईआर होगा और अगर ये पारदर्शिता से हुआ तो न सिर्फ फर्जी वोटर उजागर होंगे बल्कि घुसपैठ और तुष्टीकरण की सियासत भी कटघरे में होगी। सवाल साफ है, लोकतंत्र में असली वोटरों की पहचान मजबूत होगी या फिर वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर सच्चाई को दबा देगी। इधर राजनीति के गलियारों में जहां हर चुनाव सत्ता और रणनीति का इम्तिहान होता है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी किसी बड़े राजनीतिक मुकाबले से कम नहीं माना जा रहा। यहां नेताओं का एजेंडा सिर्फ पद हासिल करना नहीं बल्कि क्लब की दिशा, पारदर्शिता और सदस्यों के हितों को साधना भी है। और इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयन ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सत्यमेन और उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट से विशेष बातचीत की है। उत्तराखंड से सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव हो रहा है सर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्लब का चुनाव है। चुनाव होना अच्छी पद्धति है। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, इसलिए हर जगह पर डेमोक्रेसी होती है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हंसते हंसते चुनाव करते हैं, न रिश्ते खराब होते हैं, न कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है। चुनाव तो हर जगह हो तो अच्छा ही रहता है। और पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान में होते हैं, भाई भाई के चुनाव हो जाते हैं, इसको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। सर, चुनाव तो एक अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी प्रक्रिया होती है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मुद्दे बन रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? एसआईआर का मुद्दा है, वोट ईवीएम हैक का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे। अब विपक्ष करते रहता है, इसीलिए तो रसातल में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे उत्तराखंड से सांसद, कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयन, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। की पूर्व सांसद हैं हमारे साथ सत्याबेन जी। सत्याबेन जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 80। तो 80 साल की उम्र में आप वोट करने आए हैं यहाँ तक। कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे जब तक जीते रहेंगे। हाँ, अरे भाई, तो ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी बनाम ये तो स्वाभाविक है, लेकिन असली लड़ाई लोकतंत्र और लोकतंत्र विरोधियों में है। आजकल जो मुद्दा चल रहा है एसआईआर का मुद्दा, उस पर क्या सोचती है? देखिए, मुद्दा तो हम जानते हैं, देश का लोकतंत्र बिल्कुल रहना चाहिए, संवैधानिक दायरे में रह के सब काम करना चाहिए। राजनीतिज्ञों को जो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद जाति धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन पे कर रहे हैं, नई नई जगह खोद रहे हैं। आपने एक बहुत लंबे समय से राजनीति देखी है, तो आज की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? आज की राजनीति बहुत, क्या बताएं, प्रदूषित हो गई, यही कहूँगी, प्रदूषित हो गई बिल्कुल। कोई लोकतांत्रिक बातें बहुत कम रह गई हैं। अभी भी हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं भाजपा में भी, कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस की पूर्व सांसद सत्याबेन जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयन, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो पारदर्शिता और एसआईआर पर सवाल है, लेकिन भविष्य लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र की नींव मजबूत हो, इसके लिए जरूरी होता है कि लोकतंत्र का जो बड़ा आधार है, जनादेश और जन, उनके हकमारी को रोका जाए, घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाए। अगर एसआईआर इनडायरेक्ट एनआरसी है तो ये फिर पूरे देश में होने की जरूरत है, क्योंकि भारत को घुसपैठिया मुक्त कराना है। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हमारी और आपकी भी है। और इसीलिए जैसे हमने महाराष्ट्र में जनता एनआरसी की मुहिम चलाई, आपका साथ मिला, वैसे ही पूरी देश में हम जनता एनआरसी के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि भारत घुसपैठिए मुक्त हो। जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की अस्मिता जम्मू कश्मीर, उससे जुड़ी हुई भी आज बेहद खास खबर आई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर इंसाफ की गूंज तेज हो गई है। 35 साल पुराने उस जख्म को फिर से कुरेद दिया गया है जिसने घाटी को
खून में रंग दिया था। दरअसल 1990 का वो काला साल जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था, जब हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, बेटियों को दरिंदों ने घर से उठाया, मासूम बच्चों को मां बाप के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया और इस खौफनाक खेल के पीछे था वही नाम यासिन मलिक और उसकी JKLF की आतंकी मशीनरी। आज 35 सालों के बाद सरला भट्ट केस में SIA ने यासिन मलिक के घर और उसके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। यानी 35 सालों के बाद न्याय की एक और आस जगी है। सरला भट्ट जो 27 साल की एक नर्स थी, कश्मीरी पंडित, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू थी। 14 अप्रैल 1990 को SKIMS हॉस्टल से बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा किया गया। 5 दिनों तक उनके साथ दरिंदगी हुई, गैंग रेप, टॉर्चर और फिर 19 अप्रैल को उनका शत विक्षत शव सड़क पर फेंक दिया गया। शरीर के टुकड़े बाजार में फेंके गए ताकि डर फैल सके। नोट लिखकर छोड़ा गया। पुलिस की मुखबिर थी, लेकिन असल वजह थी कि वो एक कश्मीरी पंडित थी। ये वही दौर था जब JKLF घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हत्या का सुनियोजित अभियान चल रहा था। 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या, 3.5 लाख से ज्यादा का पलायन और यासिन मलिक जो आज तिहाड़ जेल में बंद है, उस वक्त इस आतंक के सरगना की भूमिका में था। NIA ने तो साफ कह दिया कि इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आका और अलगाववादी गिरोह आज भी इसे राजनीतिक कैदी कहने की हिमाकत करते हैं। SIA की इस केस में SIA को ठोस प्रमाण मिले हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान 35 साल से लटके इस इंसाफ को अब पूरा कर पाएगा? क्या सरला भट्ट की आत्मा को वाकई अब शांति मिल जाएगी? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये कश्मीर की वो सच्चाई है जिसे सालों तक दबाया गया, वो सच जिसे धर्मनिरपेक्षता और संवाद के नाम पर चुप्पी में दफन कर दिया गया। लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। अब आतंक के गुनहगार बच नहीं पाएंगे, चाहे वो घाटी में हो या फिर पाकिस्तान के सरपरस्तों के इशारों पर चलने वाले हो। भारत को यह याद रखना होगा कि नरसंहार, गैंग रेप और बर्बरता को भूल जाना गुनहगारों को माफ करना जैसा है और यासिन मलिक का नाम इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आज घाटी में आतंक का वो काला अध्याय फिर से चर्चा में है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं बल्कि सच को दुनिया के सामने रखने की लड़ाई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब भारत किस तरह से बढ़ रहा है, भारत की योजनाएं, भारत की नीतियां कैसे भारत को विकास की रफ्तार के साथ दुनिया के पटल पर चमकाती हुई, चमकती हुई दिखा रही हैं, इसकी तस्वीर आज एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ताजा घोषणा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब तकनीकी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज और ठोस कदम बढ़ा रहा है। ये किसी भी विदेशी दबाव, खासकर अमेरिका की असफल नीतियों से अप्रभावित है। 4 नए सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट की मंजूरी, जिन पर 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा, न सिर्फ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब की औद्योगिक तस्वीरें बदलेंगे, बल्कि भारत को वैश्विक चिप सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी भी बनाएंगे। ये वही क्षेत्र है जिसमें अमेरिका अपनी चिप एक्ट जैसी योजनाओं के बावजूद चीन और अन्य एशियाई देशों के मुकाबले पिछड़ता दिख रहा है। भारत की प्रगति वॉशिंगटन को साफ संदेश है। टेक्नोलॉजी का भविष्य अब सिर्फ सिलिकॉन वैली के हाथ में नहीं रहेगा। लखनऊ में मेट्रो के फेज 1B पर भी 5,801 करोड़ रुपए का निवेश। ये बताता है कि भारत न केवल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि
आधुनिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आत्मनिर्भर मॉडल बनकर खड़ा हो रहा है। जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक सार्वजनिक परिवहन की बदहाली और धीमे प्रोजेक्ट्स वहां की नीतिगत विफलता को उजागर करते हैं। इसके उलट भारत तेजी से अपने शहर को 21वीं सदी के अनुरूप बदल रहा है। ये दोहरी घोषणा अमेरिका को अप्रत्यक्ष संदेश भी दे रही है। भारत को तकनीक और विकास में रोकने के दौर अब पीछे छूट गए, बीत गए वो वह। अब हम न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी रखते हैं। यह कदम अमेरिका के उस पुरानी सोच वाले संरक्षणवादी रवैये पर सीधा तमाचा है जो भारत की प्रगति को सीमित रखना चाहता था। और अब क्योंकि भारत लगातार नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है तो अमेरिका के लिए भी ये एक बड़ा जवाब है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इन योजनाओं की घोषणा की, क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके ही शब्दों में आपके सामने रखते हैं। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तो ये भारत की उभरती हुई शक्ति है। और जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो जब धरती की सीमाएं महाशक्तियों के लिए छोटी पड़ने लगे तो उनकी नजर आसमान के उस ठिकाने पर जा टिकी है जिसे इंसान ने सदियों से प्रेम और रहस्य का प्रतीक माना, यानी चंद्रमा। इस बार वहां जाने का उद्देश्य कविता, खोज या रोमांच नहीं है, बल्कि परमाणु ताकत और अंतरिक्ष पर कब्जे का नया अध्याय लिखना है। अमेरिका, रूस, चीन, 3 ताकतें, 2 गुट और मंजिल है चंद्रमा की सतह पर परमाणु ऊर्जा केंद्र खड़ा करना। अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चालू करने का आदेश दिया है ताकि सबसे पहले वहां इंसानी बस्ती बसाई जा सके और ऊर्जा स्रोत पर एकाधिकार कायम हो सके। इसके जवाब में रूस और चीन का गठबंधन 2033-35 के बीच अपनी परमाणु ऊर्जा आपूर्ति शुरू करने की घोषणा कर चुका है। चंद्रमा के 14 दिन लंबे दिन और रात, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और इसमें सौर पैनल और बैटरी बेअसर है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र समाधान है और यही इस होड़ को वास्तविक हथियारबंद जंग में बदल देता है। अंतरिक्ष नीति के जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि यह प्रतिस्पर्धा विज्ञान की विजय से कहीं अधिक संभावित सैन्य वर्चस्व की तैयारी है। जो चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा पर कब्जा करेगा वो धरती पर भी अप्रत्यक्ष दबदबा कायम कर सकता है। रूस, चीन 2030 तक यहां पर यानी चंद्रमा पर रिएक्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को वर्चस्व की लड़ाई नहीं तो और क्या कहेंगे। और आइए अब जनमत के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज का है, आज की पॉजिटिव न्यूज का है। तो आज की गुड न्यूज हमारी सांस्कृतिक विरासतों को पुनः वापस अपनी धरती पर लाने से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के महान सेनापति और नागपुर भोसले वंश के संस्थापक रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार को 200 वर्षों बाद अपने देश वापस लाने में सफलता हासिल कर ली है। ये तलवार 1817 की सीतामढ़ी की लड़ाई के बाद लंबे समय तक लुप्त रही थी, लेकिन अब वो फिर से भारत की धरती पर लौट आई है।
18 अगस्त को ये तलवार मुंबई में विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता के समक्ष प्रदर्शित की जाएगी। ये वापसी सिर्फ एक वस्तु की नहीं है, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और उसकी विरासत की वापसी है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विदेशों में मौजूद भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाया। 2014 से अब तक लगभग 640 से अधिक कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्तुएं विभिन्न देशों से भारत लौट चुकी हैं। अकेले अमेरिका से ही 2016 से 2024 के बीच लगभग 578 कलाकृतियां वापस आई, जिनमें 297 कलाकृतियां तो सिर्फ 2024 में ही वापस आई हैं। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज प्रतिमा, पेपरहवा से मिली 334 गहनों की मूर्तियां, नवीनता कृष्णा जैसी अनेक मूर्तियां शामिल हैं। और यहां पर जब हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं तो ये खबर ये प्रमाणित करती है कि भारत अपनी विरासत के साथ कोई समझौता नहीं करता है। विदेशी संग्रहालयों में पड़े हमारे इतिहास के अनमोल रत्न वापस लाने के लिए मोदी सरकार एक सशक्त राष्ट्रवादी रणनीति के तहत लगातार काम कर रही है। यह कदम देश के युवाओं को अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व करने का संदेश देता है और भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और गर्वित राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। तो किसी भी देश की विकास की परिपाटी उसकी नींव में होती है और नींव हमारी विरासतों में छिपी है और यही वजह है कि विरासतों को वापस लाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होंगी तो यकीन मानिए जो पौधा होगा, जो बृहद वृक्ष, वट वृक्ष बनेगा, वो भी उसी मजबूती के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा जैसा आज हम देख रहे हैं। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।